हे एवरीवन, वेलकम इन क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज डिस्कशन जो कि क्लैट, एलेट, डीयूएलएबी, एलएलएम, एनएलएसएट एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप देंगे, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आगे। आज का हमारा क्विज का क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गेव राइट टू एजुकेशन टू चिल्ड्रन इन इंडिया। तो ये मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आई होप आप सभी लोग इसका जवाब बिल्कुल सही दें, क्योंकि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। क्लैट पॉइंट आपको ऑफर करता है क्लैट यूजी, क्लैट पीजी, डीयूएलएलबी, एनएलएसएट, एडेट यूजी एंड पीजी के कोर्सेज बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पे। डिस्क्रिप्शन से हमारी ऐप डाउनलोड करिए या फिर आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इन कोर्सेज के डेमो क्लासेस वहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप इन कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी है नीचे, तो आप वहाँ भी कॉन्टैक्ट करके इन कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं। नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन भी अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं। आज के देखिए जो एडिटोरियल्स है ना, बिल्कुल रिपीटेटिव एडिटोरियल्स हैं, बकवास एडिटोरियल्स हैं, हम लोगों को डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। रशिया यूक्रेन का जो एक आर्टिकल है, ये भी सेम कहानी वही है, शशि थरूर जी ने लिखी है। बट आज रशिया यूक्रेन को लास्ट में जो है हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गया ये मैटर हमने रिवाइज नहीं किया है, तो ये करेंगे। बाकी यहाँ पे इंडिया नेपाल कल देखा ही है, कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड है, कोई मतलब नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ न्यूज देखते हैं जो आज की इंपॉर्टेंट हो सकती है। सिक्योर शिवलिंग एरिया इन ज्ञानवापी मॉस्क, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। देखो, ज्ञानवापी मॉस्क जो है वाराणसी के अंदर काफी चर्चा का विषय बन चुकी है। ऐसा बोला गया है कि जो वीडियो आई थी वहां से, और जो लोकल कोर्ट है उन्होंने डिसाइड किया था कि उस वीडियो के अंदर ऐसा माना गया है कोर्ट के द्वारा कि जो वेल में से शिवलिंग प्राप्त हुई है, जिसके चलते हुए लोकल कोर्ट ने आदेश दिया था कि जिस जगह से शिवलिंग आई है उस जगह को सील कर दिया जाए। अभी क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी सेम चीज कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मॉस्क में प्रेयर एंड ऑल चलने दो, सब नॉर्मल होने दो, लेकिन जहां पे ये शिवलिंग प्राप्त हुई है उस जगह को सील कर दो, उस जगह को, वहां पे लोगों की आना जाई जो है वो रोक दो। तो इस तरीके की चीज यहाँ पे देखी गई है। इस पर थोड़ा सा डिटेल में अभी हम और भी जानेंगे आगे कुछ समय बाद, क्योंकि बीच में मैंने एक एक्ट का यूज किया हुआ है जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे डायरेक्टेड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ वाराणसी टू इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ द एरिया वेयर अ शिवलिंग वॉज रिपोर्टेड टू बी फाउंड, while ordering that Muslims should not be restricted or impeded from accessing the Gyanvapi mosque to offer namaz or perform religious observance। अब इस मैटर को बीच में देखेंगे हम थोड़ा सा और डिटेल के अंदर। अभी न्यूज में था इसलिए थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है। यूक्रेन ट्रूप्स सरेंडर इन मैरियोपोल स्टील प्लांट्स। रशिया ने ऐसा बोला है कि यूक्रेन की जो ट्रूप्स थी मैरियोपोल स्टील प्लांट पे उन्होंने सरेंडर कर दिया है, और करीबन जो है वो माना जा रहा है कि 265 यूक्रेनियन सोल्जर्स ने ये सरेंडर किया है। रशिया ने ये कहा है कि प्रिजनर एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू आप इनको हमसे ले लीजिए, ऐसा काइव से रशिया के द्वारा बोला गया है। अब देखते हैं ज्ञानवापी एंड द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ज्ञानवापी मॉस्क में जो चर्चा का विषय है ना, उस पर बात करेंगे। अब देखो, सबसे पहले तो हुआ क्या है, मैंने फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ वाराणसी को कि भैया जो लोगों की प्रेयर्स हैं वहां पे उनको चलने दो, मुस्लिम्स की प्रेयर्स चलने दो, लेकिन जिस जगह से शिवलिंग प्राप्त हुई है उस जगह को सील कर दो, वहां पे लोगों की आवाजाही जो है रोक दो। इसके चलते हुए ना एक एक्ट बड़ा क्वेश्चन में आ रहा है। इस एक्ट का नाम है द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991। फिर से रिपीट करूंगा, प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991। ठीक है। इस एक्ट के थ्रू क्या कहा जाता है, नो पर्सन शैल कन्वर्ट एनी प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ एनी रिलीजन डिनोमिनेशन इनटू वन ऑफ द डिफरेंट डिनोमिनेशन और सेक्शन। देखो ये क्या था, ये एक्ट ऐसा कहता था कि आजादी के डेट के बाद, अगस्त 15 1947 के बाद, मान लो कोई एक जगह है जो ए नाम की जगह है, और ये हिंदुओं का टेम्पल है, इसको कोई मॉस्क नहीं बना सकता है। दूसरा, या कोई मॉस्क है तो उसको कोई चर्च नहीं बना सकता है, या कोई मॉस्क तो उसको कोई टेम्पल नहीं बना सकता है। ये जो एक्ट है इस चीज को प्रोहिबिट करता था। इस एक्ट का नाम है प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991। इट वाज इनेक्टेड टू फ्रीज द स्टेटस ऑफ ऑल प्लेसेस ऑफ वर्शिप इन द कंट्री एज ऑन अगस्त 15 1947। आई बात समझ में? एक बार मैं इसको पढ़ भी देता हूं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। इट प्रोहिबिट्स एनी लीगल प्रोसीडिंग्स फ्रॉम बीइंग इंस्टीट्यूटेड रिगार्डिंग द कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप and declares that all suits and appeals pending before any court or authority on the cut-off date regarding the conversion of the character of a place of worship shall abate। कहने का मतलब ये कि भैया अगस्त 15 1947 के बाद अगर कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग है जो कन्वर्ट कराने की कोशिश कर रही है एक प्लेस को जिसका पहले कुछ और स्टेटस था, इस तरीके की सारी प्रोसीडिंग जो है वो खारिज कर दी जाएंगी,
और अगस्त 15 1947 से पहले जो जगह की पोजीशन थी वही मानी जाएगी। तो ये यहाँ पे इस एक्ट के थ्रू चीजें हुई थी। बट कुछ ऐसे भी मामले हैं जिनके ऊपर ये लॉ नहीं इंप्लीमेंट हो सकता है, जैसे कि 1991 का एक्ट है, इट विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन दैट आर कवर्ड अंडर आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। इनके अंदर अगर कोई चीज कवर होती है या जो ऊपर मैंने चीजें बोली हैं इसमें कोई चीज होगी तो दैट विल बी नॉट कवर्ड अंडर 1991 वाला एक्ट। फिर है एनी सूट्स दैट हैज बीन फाइनली सेटल्ड और डिस्पोज्ड ऑफ, जिसमें कुछ डिसीजन हो चुका है और अब उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे मान लो कि 1947 के बाद कोई डिस्प्यूट था, उसमें कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया है, लोग मान चुके हैं, तो अब ये नहीं कि भैया आप इस एक्ट के थ्रू बोलो कि उसको चेंज करो, नहीं, जो हो चुका है वो हो चुका है। इसके अलावा ये भी है कि एन एक्ट केम इनटू फोर्स और द कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस दैट टुक प्लेस बाय एक्वेंस, मतलब कोई जबरदस्ती कहीं का बदल दिया है तो वो भी इसमें कवर नहीं होगा, उस पर भी आप केस फाइल कर सकते हो। तो ये चीजें हैं। अब ज्ञानवापी प्रोसीडिंग में क्या है, ये एक्ट इंप्लीमेंट होगा नहीं होगा, तो देखो इसके दो फ्रैक्शन है। जो ज्ञानवापी मॉस का एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो ये कह रहा है कि भैया इस पे कोई केस फाइल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो एक्ट है वो प्रोटेक्ट करता है कि ये जो इसका प्रोसेस था वो सेम रहेगा आफ्टर अगस्त 15 1947। वहीं विश्व हिंदू परिषद जो है वो ये कहते हैं कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू द ज्ञानवापी इशू। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि देयर वाज नो चेंज इन द रिलीजियस स्ट्रक्चर सिंस 1947 एंड द हिंदूज हैव ऑलवेज बीन परफॉर्मिंग पूजा एट द साइट। मतलब इनका ये कहना है कि भैया हिंदू भी यहाँ पे हमेशा से पूजा कर रहे थे 1947 के बाद से, तो ये हमने भी कोई स्टेटस चेंज थोड़ा किया है। मतलब विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि ये हिंदुओं का धार्मिक स्थल था, वहीं जो मॉस्क के एडमिनिस्ट्रेशन था उसका कहना है कि ये मुस्लिम्स का धार्मिक स्थल था। तो दोनों अपने अपनी जगह पे बात कह रहे हैं कि फिर जो मुस्लिम्स के जो मॉस्क के एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये कह रहे हैं कि भैया ये जो एक्ट है इस पे इम्प्लीमेंट होगा क्योंकि ये मुस्लिम्स का जगह था, अब इसको आप कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हिंदू में टेम्पल्स के अंदर, जो कि अलाउड नहीं है थ्रू दिस एक्ट। बट वहीं विश्व हिंदू परिषद कह रहा है कि भैया ये एक्ट इंप्लीमेंट ही नहीं होगा क्योंकि हम तो यहाँ पे पूजा कर रहे हैं 1947 से ही, उसके पहले से ही। तो ये चीज यहाँ पे है। बाकी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जो किया है वो मैंने आपको बता दिया है। कन्नाडा टेलीविजन एक्टर डाइज ड्यूरिंग फैट रिडक्शन सर्जरी। तो इस तरीके की सर्जरी लोग बहुत कराते हैं, तो कोई मतलब है नहीं। तो वी चेतना इनका नाम है और इनकी मृत्यु हो गई है ड्यू टू फैट रिडक्शन सर्जरी। देखो शॉर्टकट ऑलवेज किल्स, कभी भी जीवन में शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। और कोई भी चीज़ हो लाइफ में, एक मोटे से पतला होना भी एक प्रोसेस ही होती है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं लाइफ में, चाहे सक्सेस हो, चाहे एग्जाम्स हो, चाहे कुछ भी हो, शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। शॉर्टकट से हमेशा कुछ ना कुछ नुकसान होता ही है। आजकल की जो युवा हैं वो बॉडी बिल्डिंग के लिए स्टेरॉइड्स ले लेते हैं, फिर कितने सारे लोग स्टेरॉइड्स के चक्कर में मर रहे हैं। अभी हमने केरल के एक एक्टर्स को देखा था जिनका देहांत हो गया था ड्यू टू स्टेरॉइड्स, और ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं। क्योंकि ये बात सामने नहीं आती कि उन्होंने स्टेरॉइड्स का सेवन किया है नहीं किया है, बट ऐसा अनुमानित है कि हाँ कभी ना कभी अपने लाइफ सर्कल में उन्होंने किया है। जैसे कि आप एक सिंपल सी बात समझ लो कि हम लोगों को कितना लुभाया जाता है। आपने आमिर खान की दंगल मूवी देखी है, ठीक है? उसमें ना यूट्यूब पे एक वीडियो है ट्रांसफॉर्मेशन की उनके, ठीक है उन्होंने बहुत मेहनत करी नो डाउट, लेकिन 50+ ईयर ओल्ड की ना ऐसी बॉडी बनी नहीं सकती है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल बॉडी में बिल्कुल नहीं होता है। और टेस्टोस्टेरोन लेवल जब कम होता है तब बॉडी में मसल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेस्टोस्टेरोन लेवल। जितना टेस्टोस्टेरोन लेवल होगा आप उतनी अच्छी बॉडी आपकी बनेगी। तो 50+ तो बहुत दूर की बात है, 40-35+ में भी टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत डाउन हो जाता है। तो आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन ये लोग लगवाते हैं, लेकिन इन लोगों के पास तब भी ये रहता है कि पूरा मेडिकल जो है वो सारी चीज़ें रखते हैं, फिर जांच होती है। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को, तो वो लोग स्टेरॉइड्स जो है वो भी लोकल पोकल लगवा के बॉडी बना लेते हैं, लेकिन वो बाहर से अच्छे दिखते हैं देखने में, बट इंटरनल उनके बॉडी ऑर्गन्स जो है ना वो सही नहीं होते हैं। तो शॉर्टकट तो किसी भी चीज़ में सही नहीं है। G7 लाइकली टू इंक्रीज प्रेशर टू रिवर्स वीट एक्सपोर्ट बैन। पहले तो बात करते हैं भारत में वीट की कमी क्यों पड़ रही है। हमने डिस्कस किया हुआ, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला हमने कारण देखा था कि गर्मी ज़्यादा पड़ गई थी इसलिए फसल थोड़ी सी खराब हो गई। दूसरा हमने देखा था कि जो मीडिएटर्स हैं वो लोग फसलों को रोक ले रहे हैं अपने पास, जिससे कि जब दाम बढ़े तब बेचें। तीसरा हमने यहाँ पे ये देखा था कि हमने एक्सपोर्ट बहुत कर दिया। एक्सपोर्ट बहुत क्यों करती? क्योंकि डिमांड ज़्यादा बढ़ गई थी। डिमांड क्यों बढ़ गई थी? क्योंकि रशिया यूक्रेन भी बहुत ज़्यादा वीट प्रोड्यूस करते थे,
अब वहां ज्यादा हो नहीं रहा है क्योंकि पूरा वॉर चल रहा है, तो इंडिया से काफी सारा एक्सपोर्ट हुआ, तो इंडिया ने अपना एक्सपोर्ट भी बैन कर दिया है। क्यों बैन कर दिया? क्योंकि भैया अनुमान ये कि इंडिया में आटा महंगा हो जाएगा, और अगर इंडिया में आटा महंगा हो गया ना तो लोग सड़क पर उतर आएंगे। तो गवर्नमेंट इतनी समझदार है, उनको पता है कि भैया एक्सपोर्ट बैन करो, पहले अपने देश को तो दो। वो कहते हैं ना कि एरोप्लेन में जब हम बैठते हैं तो वो जो होस्टेस होती हैं, एयर होस्टेस बोलते हैं ना, तो वो बोलती हैं कि पहले अपनी पेटी बांध लें फिर दूसरों की सहायता करें। तो वही है, इंडिया पहले अपनी तो सहायता कर ले। अब यहाँ पे क्या है कि G7 की मीट होने वाली है, तो ऐसा माना जा रहा है कि G7 की जो मीट के अंदर मोदी जी पे प्रेशर बनाया जाएगा कि ये व्हीट एक्सपोर्ट बैन जो आपने किया है मत करो। लेकिन किसी को मजा नहीं आता है करने में, हमें भी तो पैसे मिल रहे थे, लेकिन अब प्रॉब्लम ये कि पहले देश की पूर्ति हो पाए। और गेहूं स्टोर कर लो घर में, है ना, आटा पिसवा लेना चक्की से, सजेशन है मेरा, बाकी देख लो, महंगा हो सकता है। पेरीरिवलाम पार्डन सुप्रीम कोर्ट टू गिव वर्डिक्ट टुडे। वैसे आज चलिए एक चीज मैं सोच रहा था, आप लोग भी सोचिएगा, श्रीलंका की हालत बड़ी खराब है और भगवान न करे कभी ऐसा हमारे देश में हो, लेकिन सोचो अगर एक दो दिन के लिए पेट्रोल डीजल खत्म हो जाए देश में से, हम लोगों की क्या हालत हो जाएगी। एक बहुत ही बेसिक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। श्रीलंका में तो ये हालत हो चुकी है यार, तो वहाँ के लोगों की हालत मतलब समझने वाली है। यहाँ पे क्या है, देखो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी, या काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि पहले भी बोल चुके हैं सुप्रीम कोर्ट की गवर्नर के पास कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू अंडर आर्टिकल 161 जो है, ये पावर नहीं है कि वो उनके पास कोई पार्डन की प्रोसेस आए तो वो प्रेसिडेंट के पास भेज दें। तो अब सुप्रीम कोर्ट इस पे यही लेने वाली है निर्णय कि ये जो किया गया था गवर्नर ऑफ तमिलनाडु के द्वारा सही था नहीं था, और अब जो है फिर सुप्रीम कोर्ट अपने मेरिट पे इस पे फैसला लेगी। लेट्स सी क्या होता है। फिनलैंड स्वीडन टू सबमिट नेटो मेंबरशिप बिड टुडे। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि फॉर्म हुई थी 1949 में अगेंस्ट द यूएसएसआर। यूएसएसआर तो चला गया लेकिन रशिया रह गया। रशिया जो है काफी हद तक आगे बढ़ने की कोशिश किया, बट रशिया को प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि रशिया के भी बहुत सारे मेंबर जो पहले यूएसएसआर के मेंबर थे वो नेटो को जुड़ गए। नेटो जो है वो यूएसए का ब्रेन चाइल्ड है कह सकते हो। बेसिकली इसका पर्पज ही है कि कोई भी कंट्री अगर नेटो के किसी मेंबर से पंगा लेगा तो सारे नेटो के मेंबर मिलकर उसका बैंड बजाएंगे। अभी इसमें कितने मेंबर्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। 30 मेंबर्स हैं, बिल्कुल सही। लास्ट कंट्री कौन सी ऐड हुई है ये बता देना। चलो अभी क्या है ना, फिनलैंड स्वीडन जो है वो चाहते हैं नेटो में जुड़ना। मैंने आपको फिनलैंड स्वीडन का मैप दिखाया हुआ है, कभी भी देखो ना कुछ भी वर्ल्ड में समझना हो तो मैप देख लिया करो। आज मैंने यहाँ पे डाला नहीं, लेकिन मैंने आपको 3-4 बार दिखाया हुआ है, आपको याद होगा नॉर्डिक कंट्रीज जब हम देखते थे उसमें। तो रशिया के पड़ोसी हैं ये, तो अब इनको भी डर लग रहा है कि कल को हमारे यहाँ ना ये भैया अप्रोच कर ले। तो फिनलैंड स्वीडन जो है ना वो नेटो को ज्वाइन करने पे लग चुके हैं और आज ये अपनी बिड डाल देंगे। देखो ये सही नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। सही क्यों नहीं है? क्योंकि अभी रशिया को सॉर्ट आउट करानी चाहिए चीजें लोगों को। तो ये तो वो आग में घी वाली चीजें हैं कि रशिया को और भड़का रहे हो, यूएस और भड़का रहा है, और यूएस तो यही चाह रहा है कि रशिया और भड़के और कुछ गड़बड़ करे। और देखो यार वॉर किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। रशिया की क्या बहुत अच्छी हालत है क्या? नहीं, बहुत पैसा खर्च हो रहा है, बहुत सोल्जर्स चोटिल हो रहे हैं, इतना सारा सैंक्शन लग रहा है। सैंक्शन तो हटा भी दो, वॉर में कितना पैसा खर्च होता है। तो ये सारी चीजें हैं वो भी नहीं चाहते हैं। अभी इसमें एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम क्या है? टर्की सेज इट कैन नॉट अलाउ देम टू बिकम मेंबर्स। टर्की कह रहा है कि हम वीटो पावर यूज करेंगे और हम जो है नेटो का मेंबर नहीं बनने देंगे फिनलैंड स्वीडन को। टर्की का थोड़ा सा देखो ना दोस्ती भी थी रशिया से। रशिया से दोस्ती कैसे थी? S-400 मिसाइल सिस्टम जब टर्की रशिया से ले रहा था ना, तो यूएस इसके ऊपर सैंक्शन लगा रहा था, जबकि टर्की और यूएस दोनों नेटो के पार्ट हैं। तो यूएस ने कहा कि टर्की अगर तुम रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम लोगे हम तुम पे कार्ट्स एक्ट लगाएंगे। कार्ट्स एक्ट याद है जब अमेरिका ये कहता है कि अगर आपने हमारे दुश्मन कंट्रीज के साथ ट्रेड किया तो हम आपके साथ कोई भी व्यापार नहीं करेंगे और हम आपके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे। तो ये पूरा भाई जियोपॉलिटिक्स है सारा। देखो करा धरा है ना पूरे विश्व के अंदर किसी का है ना, तो वो सिर्फ एक कंट्री का है, वो है यूएस। मतलब बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, लेकिन यूएस मतलब बहुत, आप जितने भी देखना कहीं ना कहीं कुछ कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती रहती है ना, वो यूएस करता है। अब देखो इसको एक और एग्जांपल से समझो। क्या आपको क्या लगता है, रशिया में लीडरशिप चेंज कराना चाहता है यूएस, वहां पे पुतिन को हटाना चाहता है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं कर सकता। तो क्या कर रहा है? रशिया की इकोनॉमी खराब करने के पीछे पड़ा है सैंक्शंस लगवा के। और जब भी किसी कंट्री की इकोनॉमी खराब होती है सिविल वॉर होता है। 2019 में श्रीलंका की जनता ने ही इस गवर्नमेंट को चुना था जिन्होंने आज प्रोटेस्ट करके इनको हटा दिया। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि गरीबी बढ़ी, सिविल वॉर हुआ। इस तरीके की चीजें अगर होंगी तो हर जगह यही होगा। तो यूएस जो है ना इस चक्कर में है। अब सेम चीज यूएस ना सैलेमन आइलैंड के केस में भी कर रहा है। मैंने आपको बताया हुआ है ना, सैलेमन आइलैंड के साथ चाइना जो है वो व्यापार कर रहा है, एग्रीमेंट साइन हुआ है।
और चाइना की क्लोजनेस बढ़ रही है, लेकिन यूएस ये चीज़ नहीं चाहता है, यूरोपियन कंट्रीज ये चीज़ नहीं चाहते हैं। तो मतलब ये बड़ा यूएस का है कि अपना दबदबा बना के रखना है और किसी और को आगे नहीं बढ़ने देना है, ठीक है। बट अब ऐसा होगा नहीं, वो समय गया। फ्लाइट डेटा फ्रॉम चाइना जेट पॉइंट्स टू इंटेंशनल क्रैश, एक बड़ी दुखद चीज सामने आई है। चाइना का आपको वो इंसिडेंट याद है ना, हमने कुछ दिन पहले, काफी दिन पहले हमको याद होगा, बोइंग 737-800 इन रूट फ्रॉम कुनिंग टू गुजुंगाओ करके ये एक फ्लाइट जा रही थी जो क्रैश हो गई थी चाइना के अंदर। करीबन 123 पैसेंजर्स की मृत्यु हो गई थी। इसमें देखो अभी एक जो ब्लैक बॉक्स होता है ना, ब्लैक बॉक्स क्या होता है, इसमें रिकॉर्डिंग होती है जो आपके पायलट्स होते हैं, तो उनके द्वारा यहाँ पे ये देखने में मिला है ब्लैक बॉक्स के थ्रू कि किसी ने कॉकपिट से इंटेंशनल क्रैश करा है। अब ये पूरा डिटेल तो नहीं आया है सामने, देखो आता है तब क्या होता है, बट ऐसी सब घटनाओं से ना फिर पायलट से या फ्लाइट से लोगों का ट्रस्ट खत्म होगा, जो एक्चुअल ट्रुथ है। ओटीटी फर्म प्लेयर्स आइस 250 मिलियन यूजर, तो एमएक्स प्लेयर जो है, जिसपे आश्रम करके टीवी सीरीज है, बहुत सारी टीवी सीरीज आती हैं, तो ये भैया 250 मिलियन यूजर्स को एक्वायर करने की सोच रहा है। मतलब काफी अच्छा चल रहा है, ऐसा न्यूज में आया है। रशिया जम्प्स टू 4th इन इंडियन ऑयल सप्लाई, तो भारत जो है वो चौथे नंबर पे ऑयल इंपोर्ट करने लगा है रशिया से। अब थोड़ा सा रशिया यूक्रेन क्राइसिस समझ लेते हैं ना, आपको मैं एक ही बार में बहुत बढ़िया चीजें समझा दूंगा, समझ रखी है आप लोगों ने, पर एक बार रिवाइज करते हैं। देखो ये कुछ रशिया का मैप है, ठीक है, ये यूक्रेन है, ये बेलारूस है, ये रशिया है, ये वो एरिया है जो रशिया के सपोर्टर्स के द्वारा पहले एक्वायर किया गया था, लुहांस्क एंड डोनेत्स्क, ऑल्दो पार्ट यूक्रेन का ही था। अब तो रशिया ने इसको पूरा कैप्चर कर लिया है। देखो मामला क्या है ना, रशिया ये चीज नहीं चाहता था कि यूक्रेन जो है ना वो नेटो का पार्ट बने। क्यों ना बने? क्योंकि यूक्रेन जो है ना वो बफर स्टेट की तरह काम करता था। यूरोपियन कंट्रीज इधर हैं, अगर कल को उनको युद्ध भी करना होगा तो पहले यूक्रेन क्रॉस करेंगे, फिर रशिया आएंगे। अब अगर यूक्रेन नेटो का पार्ट बन जाता है तो नेटो का तो प्रिंसिपल ही है ना कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे हमारे दुश्मनों से लड़ने के लिए। तो कल को यूएस और बाकी यूरोपियन कंट्रीज यहाँ पे अपने सोल्जर्स तैनात कर दें, तो आप रशिया को गलत नहीं कह सकते हो। रशिया ने भी अपनी जगह पे अपनी नेशनल सिक्योरिटी को बचाने के लिए काम किया है। यहाँ पे गलती है सबसे बड़ी यूक्रेन की। उन्होंने यूएस पे इतना विश्वास किया कि वो चलते हुए चले गए, जब जरूरत पड़ी तो यूएस क्या सहायता कर रहा है यार, पैसा दे रहा है, यही कर रहा है ना, हथियार दे रहा है। लेकिन क्या उसने वॉर रोका? यूक्रेन के लोगों को बचा पाया? यूक्रेन के लोगों को उनकी जमीन दिला पाया जो भाग गए हैं दूसरे कंट्रीज के अंदर? तो ये बड़ा लफड़ा था और यूक्रेन इस चक्कर में बड़ा आगे आगे चला गया, बट हुआ कुछ नहीं। आपने वो गोलमाल मूवी देखी ना, उसमें वो बड़ा अच्छा मीम बन रहा है कि वो तीनों लोग चलते रहते हैं उस बंदे से लड़ने के लिए, फिर दो जो है पीछे हो जाते हैं, सिर्फ एक रह जाता है। तो वही यूक्रेन का हाल हो गया। पीछे यूरोपियन यूनियन और यूएसए थे, उन्होंने लास्ट में साथ छोड़ दिया था। तो ये है रशिया को। देखो ये बहुत जरूरी 2-3 कारणों से है। पहला तो देखो ब्लैक सी है। रशिया का देखो एरिया जो है ना बर्फ से जमा रहता है पूरा, आपको पता ही है हमारा अर्थ का स्ट्रक्चर ऐसा है कि रशिया वाले जो रीजन है वहां पे बर्फ जमी रहती है। तो रशिया के जो कुछ पोर्ट्स जहाँ पे बर्फ नहीं जमी होती है ना, वो ब्लैक सी के पास में है। तो कल को अगर यूक्रेन पे पूरा यूएस का कैप्चर रहेगा, नेटो का कैप्चर रहेगा, तो कल को वो ब्लैक सी से इनका कनेक्शन खत्म कर सकते हैं, इनका ये पोर्ट खत्म कर सकते हैं। और ये पोर्ट खत्म हो गया तो ट्रेड रूट खत्म हो जाएगा। रशिया को बहुत सारी चीज बाहर से लानी होती है, बहुत सारी चीज बाहर बेचनी होती है, वो क्या करेगी? तो ये सब कुछ मसले थे जिसकी वजह से रशिया ने कदम उठाया। कुछ समय पहले रशिया ने क्रीमिया को भी अनेक्स किया था 2015 में। उसके पीछे भी मेन कारण यही था, ब्लैक सी। ब्लैक सी इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे विश्व के ट्रेड रूट में ना ब्लैक सी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है और इसीलिए रशिया ने कदम उठाया है। और दूसरा यूक्रेन और नेटो वाला तो है ही है। तो ये हमने जाना, हमने समझा, एंड आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। वैसे भी डिटेल में पहले बता रखा है मैंने, हल्का सा आपको थोड़ा सा आइडिया दिया। और दिस इज इट, ये था हमारा आज का सेशन। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रशिया जम्प्स टू 4th इन इंडियन ऑयल सप्लाई, ओटीटी फर्म मैग्नेक्स प्लेयर आइस 250 मिलियन यूजर्स, फ्लाइट डेटा फ्रॉम चाइना जेट पॉइंट्स टू इंटरनेशनल क्रैश, फिनलैंड स्वीडन टू सबमिट नेटो मेंबरशिप बिड टुडे, पेरिविलान पार्डन सुप्रीम कोर्ट टू गिव वर्डिक्ट टुडे, G7 likely to increase pressure to reverse wheat export ban, Kannada television actor dies during fat reduction surgery, एंड ज्ञान वापी मॉस्क के बारे में जाना हमने, क्या मसला है, ये जो एक्ट था हमने इसके बारे में जाना। इस एक्ट का नाम ध्यान रखना, ईयर ध्यान रखना, द प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 क्या करता है ये भी ध्यान रखना, कट ऑफ डेट भी ध्यान रखना, अगस्त 15, 1947। यूक्रेन ट्रूप सरेंडर इन मारिपोल हमने सुप्रीम कोर्ट में, फिर ये वाला ज्ञान वापी मॉस्क वाला देखा। एक चीज आप लोगों के दिमाग में आ रही होगी ना कि सर हम लोग तो रोटी खाते हैं तो हम लोगों को व्हीट की जरूरत पड़ती है, बाहर क्यों इतनी जरूरत है? भाई वो लोग ब्रेड खाते हैं, उन लोगों का जो बेसिक नेसेसिटी है ना वो ब्रेड है, और ब्रेड भी व्हीट से बनता है, समझ रहे हो? तो ये था।
तो दिस इज इट। वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। हमारे कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाके, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई करते रहो। जय हिंद, जय भारत।